India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट से जुड़ी हुई तमाम खबरें। Legal presents Courts Roundup. दिल्ली की नई शराब नीति के कथित घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत द्वारा दिए गए जमानत पर रोक लगाने के दिल्ली हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई की। मामले पर केजरीवाल की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील देते हुए कहा, जमानत पर रोक अभूतपूर्व है, ऐसा आज तक नहीं हुआ। फिलहाल सिंघवी निचली अदालत की जमानत के फैसले को बता रहे हैं। सिंघवी ने अपनी दलील देते हुए कहा, अगर हाईकोर्ट से उनकी जमानत रद्द हो जाती है तो वो निश्चित रूप से जेल वापस जाएंगे, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम जमानत के बाद हुआ था। वैसे भी उनके भागने का खतरा नहीं है। उन्होंने कहा, मान लीजिए कि हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका खारिज कर दी तो उस स्थिति में उनके जेल में रहने की भरपाई कैसे की जा सकेगी। जब केजरीवाल को निचली अदालत से जमानत मिली और उसके बाद भी बिना कारण जेल में दिन बिताए, जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा कि 1-2 दिन में हाईकोर्ट द्वारा मामले पर आदेश जारी करने की संभावना है। सिंघवी ने कहा कि ऐसे में मैं अंतरिम तौर पर क्यों नहीं रिहा हो सकता। निचली अदालत से मेरे पक्ष में फैसला आ चुका है। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि अगर हम अभी कोई आदेश पारित करते हैं तो हम मामले पर हाईकोर्ट से पहले ही फैसला सुना देंगे। सिंघवी ने कहा, हाईकोर्ट ने मामले पर 10:30 बजे ही बिना कारण बताए ही स्थगन आदेश पारित कर दिया। वहीं हमने हाईकोर्ट में 10 फैसलों को रखा, जिसमें कहा गया कि एक बार जमानत दिए जाने के बाद उसे विशेष कारणों के बिना रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राहत नहीं। केजरीवाल की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रिहाई देने से फिलहाल इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार करने को कहा है। फिलहाल 26 जून को मामले पर आगे की सुनवाई होगी। न्यायालय ने कहा कि वो इस मामले में पूर्व निर्णय नहीं लेना चाहता, जबकि हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार है। उधर सीईटी परीक्षा में 1,80,000 सालाना आय वाले अभ्यर्थियों को 5 बोनस नंबर दिए जाने के हरियाणा सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया। इसके पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आरक्षण को असंवैधानिक बताया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से 23,000 युवाओं की नियुक्ति पर असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की 2 जज बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए 5 नंबर का बोनस मार्क का नियम समाप्त कर दिया। हरियाणा में सरकारी भर्ती परीक्षा में सामाजिक आर्थिक आधार पर पिछड़े उम्मीदवारों को 5 बोनस अंक दिए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने सरकार के फैसले को असंवैधानिक बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखते हुए मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से हाईकोर्ट में ही अपनी बात रखने को कहा है।
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पहले ही इस योजना में खामियां गिनाते हुए इसे रद्द करने का आदेश दिया था। हरियाणा सरकार के 5 एक्स्ट्रा मार्क्स देने की प्रैक्टिस थी पब्लिक रिक्रूटमेंट्स में ग्रुप सी एंड डी भर्तियों में। वो क्राइटेरिया जो है हाई कोर्ट ने कॉश किया था, ऑनरेबल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने डिवीजन बेंच ने कॉश किया था। उसके अगेंस्ट एसएलपीज फाइल हुई थी और एसएलपीज जो है आज डिसमिस हुई थी सुप्रीम कोर्ट से। आज एसएलपीज जो हरियाणा सरकार ने जो फाइल की थी वो डिसमिस हुई थी। एक ऑब्जर्वेशन थी कि ये पॉपुलिस्ट मूव है कि सरकारी नौकरियां ऐसे देना सही बात नहीं है, ये पॉपुलिस्ट मूव है। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्ट वर्ड्स यही यूज किए थे, पॉपुलिस्ट मूव है ये। और हाई कोर्ट की जजमेंट के साथ अग्री करते हुए एसएलपीज जो थी आज डिसमिस हुई हैं। पिछले हफ्ते सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई स्थगित करने की बात मान ली थी, क्योंकि याचिकाकर्ता के वकील ने 31 मई के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 2 और समान याचिकाएं दायर की थी। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की इस नीति को खारिज कर दिया था, जिसमें हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के ग्रुप सी और डी के इसी राज्य के अभ्यर्थियों को सामाजिक आर्थिक आधार पर 5 बोनस अंक दिए जाते हैं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि किसी भी राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वो अपने यहाँ के निवासियों को 5% अतिरिक्त अंक का लाभ दे। राज्य सरकार ने बनावटी वर्गीकरण करके इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कुछ लोगों को लाभान्वित किया। राज्य सरकार की इस नीति की आलोचना करते हुए अपने फैसले में ये कहा गया कि सरकार ने ये पूरा चयन ही बहुत बेतरतीब किया है। राज्य सरकार ने ये नीति 5 मई 2022 से लागू की थी। हरियाणा एंड पंजाब हाईकोर्ट ने कहा था कि ये फायदा देने से पहले न तो कोई डेटा एकत्रित किया गया और न ही कोई आयोग बनाया गया। इस प्रकार पहले सीईटी में 5 अंकों का और फिर भर्ती परीक्षा में 2.5 अंकों का लाभ तो भर्ती का परिणाम पूरी तरह से बदल देगा। इन अंकों का फायदा देते हुए केवल पीपीपी धारकों को ही योग्य माना गया है, जो संविधान के अनुसार सही नहीं है। नियुक्ति में किसी फायदे को राज्य के लोगों तक सीमित नहीं रखा जा सकता है। एक बार अनुच्छेद 15 और तथा 16 नीति निर्देशक सिद्धांत पूरे भारत में लागू होते हैं। जहां सभी नागरिक रोजगार पाने के हकदार हों, वहां राज्य सरकार को सार्वजनिक रोजगार में नागरिकता के आधार पर विशेष आरक्षण लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोनू शर्मा उर्फ मोनू पंडित को जमानत दी है। मोनू शर्मा को इस वर्ष की शुरुआत में पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में हेराफेरी करने और प्रश्न पत्र लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस समीर जैन की पीठ ने उसे राहत देते हुए कहा कि उसके पास से कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई और सह आरोपी मोनू कुमार और रजनीश रंजन, जिन्हें आवेदक के साथ पकड़ा गया, उनको हाईकोर्ट द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया। एकल न्यायाधीश ने आवेदक के 4 अन्य मामलों से जुड़े आपराधिक इतिहास पर विचार किया, लेकिन उसने पाया कि उसे उन सभी मामलों में जमानत दी गई। सभी कथित अपराधों पर प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचार किया जा सकता है। आवेदक 5 अप्रैल 2024 से जेल में है। इस प्रकार उसे जमानत पर रिहा किए जाने का हकदार पाया गया। आवेदक पंडित पर उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती और प्रोन्नति परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा आयोजित होने से पहले ही लीक करने का आरोप लगा। इसमें धारा 420, 467, 468, 471 और 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि प्रश्न पत्र 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए की बीच की कीमत पर उपलब्ध था। ये भी आरोप लगाया गया कि कई उम्मीदवारों ने परीक्षा शुरू होने से 8 से 12 घंटे पहले ही प्रश्न पत्र प्राप्त कर लिया था। दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए 60,244 रिक्तियों की घोषणा की, जो राज्य पुलिस बल में प्रवेश स्तर की भूमिकाएं हैं। लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए 48 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा, जो राज्यों के 75 जिलों में 2300 से अधिक केंद्रों पर हुई। पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोपों के कारण परीक्षा ने काफी ध्यान आकर्षित किया। परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश सरकार ने इन आरोपों के जवाब में परीक्षा रद्द की।
का पूर्व क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसद यूसुफ पठान ने वडोदरा नगर निगम द्वारा 10 साल की देरी से जारी भूमि अतिक्रमण नोटिस के संबंध में गुजरात हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है। 6 जून को दिए गए नोटिस में पठान को 15 दिनों के भीतर तंदअल्जा में VMC के स्वामित्व वाले भूखंड से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया। पठान ने अदालत को बताया कि उन्होंने 2012 में भूमि के लिए आवेदन किया था और 2014 में निगम द्वारा अलग प्रस्ताव पेश किया गया। उन्होंने हाल ही में TMC सांसद के रूप में अपने चुनाव के कारण उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा, मैं हाल ही में लोकसभा चुनावों में अलग पार्टी से निर्वाचित हुआ हूं, मुझे परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने 10 साल की निष्क्रियता के बाद अचानक नोटिस जारी किए जाने की ओर इशारा किया। जवाब में हाईकोर्ट ने इस मामले में वडोदरा नगर निगम से स्पष्टीकरण मांगा। पठान के वकील यतिन ओझा ने TMC सांसद के रूप में उनके चुनाव को नोटिस से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि VMC ने 10 साल तक कुछ नहीं किया और अचानक चुनाव नतीजों के 2 दिन बाद ही नोटिस भेज दिया। अब ओझा ने सुझाव दिया कि पठान को नोटिस इसलिए दिया गया क्योंकि उनकी पार्टी अलग है, तो जस्टिस संगीता बिसेन ने वकील से कहा कि वो मुद्दे से भटके नहीं और मुख्य मुद्दे पर ही टिके रहें। विचाराधीन प्लॉट VMC के स्वामित्व वाला आवासीय प्लॉट है। 2012 में पठान ने VMC के इस प्लॉट का अनुरोध किया था क्योंकि उनका घर इसके बगल में था। उन्होंने इसे बाजार दर पर खरीदने की पेशकश की थी। हालांकि VMC ने 2014 में पठान को जमीन बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, लेकिन राज्य सरकार, जिसके पास ऐसे मामलों में अंतिम अधिकार है, ने इसे मंजूरी नहीं दी। हालांकि ओझा ने कहा कि तब से यह जमीन पठान के कब्जे में है। जब अदालत ने कहा कि राज्य सरकार के पास ऐसे मामलों को मंजूरी देने का अधिकार है, तो ओझा ने तर्क दिया कि गुजरात प्रांतीय नगर निगम अधिनियम के अनुसार यदि भूमि नगर निकाय की है और राज्य सरकार की नहीं, तो निगम राज्य नहीं अंतिम प्राधिकारी है। उधर राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया कि वन उपज के पारगमन को विनियमित करने के लिए राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 41 के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के उल्लंघन के संबंध में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती है। अधिनियम की धारा 42 में नियमों के उल्लंघन के लिए 6 माह तक के कारावास की सजा का प्रावधान है। जस्टिस अनिल कुमार उपमन की पीठ ने मौसम खान बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में ये फैसला सुनाया, जहां एक समन्वय पीठ ने माना कि धारा 41 के तहत अपराध पर केवल अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा शिकायत दर्ज करके मुकदमा चलाया जा सकता है। पीठ एक रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता का यह मामला था कि राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 42 3 साल की अवधि से अधिक दंडनीय नहीं है और CRPC की अनुसूची के अनुसार कथित अपराधों का गैर संज्ञेय अपराध माना जाएगा, जिसके लिए प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती है। इसके अलावा संहिता की धारा 155 खंड 2 में कहा गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गैर संज्ञेय मामले की जांच नहीं करेगा। इस पृष्ठभूमि में कोर्ट ने कहा कि FIR टिकाऊ नहीं थी और इसे रद्द करने के लिए उत्तरदायी था। तदनुसार याचिका को अनुमति दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी कानून के अनुसार शिकायत दर्ज करने के लिए स्वतंत्र होंगे। उधर उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण विसंगति को स्पष्ट करते हुए माना कि कार्यकारी अधिकारियों के पास आजीवन कारावास की सजा पाए कैदियों की समय पूर्व रिहाई के मामले पर विचार करने की निर्बाध शक्ति है, भले ही उनकी अपील अपीलीय न्यायालय के समक्ष लंबित है। जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस
चितरंजन दास की खंडपीठ ने यह भी माना कि अपीलीय न्यायालय अपील पर निर्णय लेने और दोष को बरकरार रखने के बाद दोषी को उचित सरकार द्वारा समय पूर्व रिहा किए जाने के बाद सजा के शेष भाग को पूरा करने के लिए आत्मसमर्पण करने का आदेश नहीं दे सकता। मामले में न्यायालय ने ओडिशा सरकार के प्रधान सचिव कानून और महानिदेशक कारागार से हलफनामा मांगा। उनके हलफनामे को पढ़ने पर न्यायालय को पता चला कि मौजूदा दिशा निर्देशों में एक शून्यता है और कोई भी प्रचलित नियम यह स्पष्ट नहीं करता है कि अपील लंबित होने पर कार्यपालिका को छूट देने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया जाएगा या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए खंडपीठ ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा रवदीप कौर बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में की गई टिप्पणियों का हवाला दिया, जिसमें ये माना गया था कि अपील का लंबित होना ही संबंधित अधिकारियों के लिए समय से पहले रिहाई पर विचार न करने के लिए पर्याप्त नहीं है। न्यायालय ने मारूराम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित का भी हवाला दिया और कहा कि छूट केवल सजा के निष्पादन को प्रभावित करती है, लेकिन न्यायालय द्वारा दी गई सजा और दोष सिद्धि बरकरार और अपरिवर्तित रहती है। इसमें आगे कहा गया है कि अपीलकर्ता की रिहाई बरी होने या सजा में कमी के बराबर नहीं है। इस न्यायालय के पास अपील पर निर्णय लेने का अधिकार है, जिसमें मामले की योग्यता के आधार पर दोष सिद्धि और सजा की पुष्टि, परिवर्तन या उसे रद्द करने की शक्ति भी शामिल है। इस प्रकार के मामलों को संभालने में एकरूपता और स्पष्टता सुनिश्चित करने और कार्यपालिका और न्यायपालिका के आदेशों के बीच किसी भी संभावित टकराव से बचने के लिए न्यायालय ने निम्नलिखित दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं। नंबर 1, ट्रायल कोर्ट या कार्यकारी अधिकारियों द्वारा दोषी की समय पूर्व रिहाई की सूचना दिए जाने पर अपीलीय न्यायालय औपचारिक रूप से कार्रवाई को स्वीकार करेगा। नंबर 2, समय पूर्व रिहाई के आदेश को केस फाइल में दर्ज किया जाना चाहिए। नंबर 3, दोष सिद्धि और सजा के खिलाफ अपील पर समय पूर्व रिहाई से अप्रभावित उसके गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया जाना जारी रहेगा। नंबर 4, अपील के गुण दोष के आधार पर दोष सिद्धि और सजा की पुष्टि करने, उसे बदलने या उसे रद्द करने का न्यायालय के पास पूरा अधिकार है। उधर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने स्थानांतरण और पोस्टिंग के मामले में राजनीतिक प्रभाव डालने वाले लोक सेवकों के कृत्य की निंदा की है और कहा कि यह राहत अस्वीकार करने का एकमात्र आधार हो सकता है। जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस रामचंद्र की खंडपीठ ने कर्नाटक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें बीना एम को बिना बकाया वेतन और परिणामी लाभों के सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि सेवानिवृत्त उपार्जन के समिति उद्देश्य के लिए सेवा की निरंतरता प्रदान की गई थी। निगम द्वारा विवादित आदेश को खारिज करने के लिए उठाए गए आधारों में से एक ये था कि एक विशेष सांसद के माध्यम से राजनीतिक प्रभाव डालने में कर्मचारी का आचरण ही उसे विवेकाधीन उपाय के लिए अयोग्य बनाता है। जवाब में पीठ ने कहा, आजकल यह न्यायालय कर्मचारियों को स्थानांतरण और पोस्टिंग के मामलों में राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए देख रहा है, जो अनिवार्य रूप से नियोक्ता प्राधिकारी के विशेष अधिकार क्षेत्र से संबंधित है, जिसे कई कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना होता है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि रिट कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले व्यक्ति का आचरण दोष योग्य नहीं होना चाहिए। निगम द्वारा उठाए गए अन्य आधार यह थे कि विवादित आदेश निरस्त किए जाने योग्य हैं, क्योंकि कहां किस कर्मचारी को काम करना चाहिए यह नियोक्ता के अधिकार क्षेत्र में आता है। केवल इसलिए कि कोई स्वास्थ्य समस्या थी
कोई कर्मचारी नियुक्ति के स्थान पर काम करने से इनकार नहीं कर सकता। इसके अलावा यह कहा गया कि ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के निर्देश के बावजूद प्रतिवादी अनुपस्थित रहा, जो कदाचार के बराबर है और मेडिकल रिपोर्ट उसके अनुकूल नहीं थी। ये स्पष्ट किया गया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के कारण जो भी लाभ प्राप्त हो रहे हैं उन्हें इस दिन से 8 सप्ताह की बाहरी सीमा के भीतर कर्मचारी को सौंप दिया जाना चाहिए, बशर्ते कि वो इसके लिए आवश्यक शर्तों का अनुपालन करे। देरी करने पर उसे 2% मासिक की दर से ब्याज मिलेगा, जब तक कि मौद्रिक लाभ यदि कोई हो उसके खाते में जमा नहीं हो जाता है। और अब आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि पोक्सो के तहत जमानत के क्या कुछ प्रावधान होते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को जमानत दी है, जिस पर आईपीसी की धारा 377 के तहत 3 नाबालिग लड़कों के साथ अननेचुरल ऑफेंस में शामिल होने और उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप था। हालांकि अदालत ने पाया कि आरोपी की ओर से सेक्सुअल इंटेंट का कोई प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं था। अपने फैसले में अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपों को बनाए रखने के लिए सेक्सुअल इंटेंट को साबित करने के लिए महत्व पर जोर दिया। जज ने कहा कि इस तरह के दृश्य को रिकॉर्ड करना निस्संदेह परेशान करने वाला है, लेकिन इस मामले में कानूनी रूप से सेक्सुअल इंटेंट को साबित करने की आवश्यकता पूरी नहीं हुई थी। पॉक्सो एक्ट का उद्देश्य नाबालिगों को यौन शोषण और दुर्व्यवहार से बचाना है, लेकिन इसके प्रावधानों के अनुसार आरोपों को बनाए रखने के लिए सेक्सुअल इंटेंट स्पष्ट रूप से स्थापित होना चाहिए। जमानत देते समय अदालत ने यह स्पष्ट किया कि ऐसे इरादे का प्राइमा फेसी एविडेंस न होने पर इस मामले में एक्ट की कठोर शर्तें आरोपी पर लागू नहीं की जा सकती। फॉर मोर सच लीगल अपडेट फॉलो इंडिया लीगल। कोर्ट से जुड़ी खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.